नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों, आज मैं शेयर्स की बात ना करके आज आपके साथ कुछ प्रॉपर्टी स्कैम्स की बात करूंगा और उसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा कि एक बिल्डर, एक डेवलपर और एक बैंकर, ये दोनों मिलके एक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे ठगते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करूंगा वो स्पेशल मेरे साथ एक्चुअल में हो चुकी है, जिसका एक्सपीरियंस मेरे को फुल है। अगर आपको कुछ चीज़ उसके बारे में पूछनी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, 1-2 साल पहले की बात है। मैं एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहा था, मेरे को एक प्रॉपर्टी अच्छी लगी। मैंने वहाँ पे गया वहाँ पे और प्रॉपर्टी देखी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैंने देखा कि ये 2 BHK है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उस चीज़ को फाइनल कर दिया कि जी ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। और लोन एलिजिबिलिटी लिमिट जो थी वो मैंने बैंक से ऑलरेडी फाइंड आउट करवा के रखी थी कि ये लोन एलिजिबिलिटी आप मेरे को चेक करके बता दीजिए कि मेरे को। उन्होंने बोला ठीक है सर, आप फ्लैट लीजिए, आपकी लोन एलिजिबिलिटी बिल्कुल एक्यूरेट है, आप फ्लैट को लीजिए। जब बैंकर ने मेरे को सजेस्ट कर दिया कि यार ठीक है आप लीजिए, तो मैंने क्या किया, जो बिल्डर था उसको मैंने कुछ पेमेंट, जैसे 3 लाख की मैंने पेमेंट कर दी। तो जब मैंने 3 लाख की पेमेंट कर दी, तो अब जब मैंने उस चीज़ को फाइनल कर दिया, जब मैंने उनको 3 लाख की पेमेंट कर दी, अब दिक्कत क्या थी। अब मैंने पेमेंट कर दी तो मेरे को तो ऑब्वियसली सी है, अगर मैं 3 लाख दे रहा हूँ तो वो प्रॉपर्टी तो मेरे को लेनी थी। बट बैंक ने मेरे से ये चीज़ छिपाई कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास हमारे प्रोजेक्ट्स में अंडर कंस्ट्रक्शंस पे ना होके आपको इस फ्लैट की एक्चुअल में डायरेक्ट रजिस्ट्री करवानी है। तो देखिए, मेरे दिमाग, और वो जो मैंने प्रॉपर्टी ली वो 60% रेडी थी, और मेरे दिमाग में ये था कि ये प्रॉपर्टी जब रेडी हो जाएगी मैं इसकी रजिस्ट्री तभी कराऊंगा और पोजेशन मैं तभी लूँगा। तो ये चीज़ मैंने बिल्डर को भी क्लियर कर दी और मैंने बैंकर को भी क्लियर कर दी। अब यहाँ पे गेम शुरू हो गई। देखिए, बिल्डर और बैंकर को, तो मैंने यहाँ पे ये काम किया। बैंकर, अब मेरे पास जो एक अलॉटमेंट लेटर था, बिल्डर बायर एग्रीमेंट था, वो बैंकर ने मेरे को बोला कि आप दीजिए, हम आपका अगला लोन प्रोसेस का अप्रूवल कर देते हैं। तो जब वो लेटर और अलॉटमेंट लेटर बैंकर के पास गया तो बैंक को पता लग गया कि ये प्रॉपर्टी किस बिल्डर से ली गई है। बैंकर ने बिल्डर को फ़ोन किया कि देखिए ये हमारा कस्टमर है, ये यहाँ से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, आप यहाँ से आपका लोन, आप प्रॉपर्टी इसने ली है। अब बिल्डर का तो डायरेक्ट क्लियर था, क्योंकि बिल्डर ने वो प्रोजेक्ट जो था वो क्लियर ना करवाया था, मतलब वो उस बैंक के अंडर नहीं आता। तो बैंकर और बिल्डर ने दोनों प्लान बनाया कि देखिए, जो बायर है उसका दिमाग तो ये है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है कि जब ये प्रॉपर्टी रेडी होगी मैं तभी लूंगा, क्योंकि बायर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा ही खरीदेगा। अब दिक्कत है कि आप उसको चीज़ को डिलीवरी कैसे करेंगे, क्योंकि मैं बैंकर से ये रेगुलर पूछता था कि यार मैं इसको पार्ट पेमेंट करूंगा, मैं कुछ पेमेंट 30% दूंगा, फिर 70, और जब पूरी क्लियर हो जाएगी तो मैं पूरी पेमेंट दूंगा। बैंकर मेरे को बिल्कुल सजेस्ट करता कि नहीं नहीं सर ठीक है, आपको जैसे बोलेंगे पेमेंट वैसी होगी, और मेरे को ये चीज़ वो छिपाते रहे। अब प्रॉपर्टी जो थी वो 60% रेडी थी। अब 60% रेडी करके तो मैंने वो 3 लाख दे दिए। अब वो बैंकर से टीम आती है, वो उसकी सारी टेक्निकल चीज़ कर देती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है, जब भी आप रेडी टू मूव में किसी भी चीज़ की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस फ्लैट के आप मालिक हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम आपको तब होती है कि जिस लैंड के ऊपर आपका फ्लैट है उसका अगर आपके पास टाइटल डीड क्लियर नहीं है। टाइटल डीड का मतलब है कि जिस लैंड के ऊपर आपका फ्लैट बना है वो एक्चुअल में उस बिल्डर के नाम है कि नहीं है, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट है कि नहीं है। तो देखिए, बैंक को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस फ्लैट के ऑनर आप हो। अगर कल को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो बैंक रिकवरी आपसे करेगा, ना कि बिल्डर से। क्योंकि बैंक आपको बोल देगा कि जब आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे कि भाई तूने इसकी टाइटल डीड क्यों नहीं चेक करी, आपने 20-30 साल पुरानी टाइटल डीड क्यों नहीं चेक करी। क्योंकि बैंक जब भी रजिस्ट्री करता है किसी फ्लैट की तो वो उसका सिर्फ एक टेक्निकल वैल्यू, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मार्केट वैल्यू, और उस चीज़ की आपके पास टेक्निकल वैल्यू, मार्केट एस्पेक्ट्स ही देखता है आपके पास। बाकी चीज़ों से बैंकर को कोई मतलब नहीं होता है कि कल को हम इस प्रॉपर्टी को रीसेल भी करेंगे तो हमारे को क्या आएगा। बट जैसे मैंने ये चीज़ देखी कि उस लैंड का उस बैंक से कोई मतलब क्लियर नहीं होता है कि इसका इनकम्बरेंस क्लियर है, इसका ऑक्यूपेंसी क्लियर है, या इसका आपके पास लैंड टाइटल क्लियर है कि नहीं है। रजिस्ट्री केस में ऐसा नहीं होता। तो मैं तो उस ध्यान में बैठा था, बट बिल्डर बैंकर को फ़ोन करता है। और बिल्डर बैंकर से क्या चाहता था, बिल्डर चाहता था कि मेरा फ्लैट सेल हो जाए, मेरे को पेमेंट आ जाए। और बैंक क्या चाहता था, बैंक ये चाहता था कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो सेल का इंक्रीज हो जाए और
लास्ट मतलब एंडिंग ऑफ ईयर था और मेरी कुछ प्रमोशंस हो जाए, और बीच में फंस कौन रहा था, बीच में मैं फंस रहा था। देखिए दोस्तों, ये चीज़ चलती रही, बट मेरे ये दिमाग में ये क्लियर था कि जब तक ये प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी, ये मेरे को रजिस्ट्री नहीं करवानी है। अब 15 दिन हो गए थे पेमेंट दिए हुए। अब मैं बैंकर्स को बिल्डर को बोलता, भाई तेरे को मैंने 3 लाख दिए हो, 15 तूने अभी तक काम क्यों नहीं स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पे धोखाधड़ी किस हिसाब से करते हैं आपके साथ बिल्डर बोलता, सर कोई दिक्कत नहीं, आपकी चीज़ तो रेडी हो जाएगी, आप एक काम करिए, इसकी रजिस्ट्री करवाइए आप सीधी। मैं उसको बोलता, भाई मैं रजिस्ट्री क्यों करवाऊँ उस चीज़ की जब वो चीज़ ही क्लियर नहीं है। उसने मेरे को दिया कि सर देखिए, आप अगर रजिस्ट्री करवा लेंगे तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 1 महीने में मिल जाएगी, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना तो उसे 4-5 महीने लगते हैं उसको चीज़ करने पे। पर फिर मैंने सोचा कि यार अब हाँ ठीक है, ये भी 60% रेडी है। अब 2.5-3 लाख मेरे को वो बोलता है कि आपको प्रिंसिपल कम, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा अगर आपकी ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, तू जैसे बोलेगा मैं कर लूँगा। अब मैं बैंकर के पास गया, मैंने बोला भाई तू एक काम कर, मेरी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है वो डाल दे उसमें। बोलते ठीक है सर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म है, आप साइन करिए। और देखिए बैंक ने यहाँ पे धोखाधड़ी क्या करी मेरे साथ, कि उस प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लेटर था उसके अंदर उन्होंने मेरी इंश्योरेंस कर दी 20 साल की, कि जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसकी 20 साल की इंश्योरेंस कर दी, और साथ में मतलब टर्म इंश्योरेंस कर दी। और उन्होंने क्या किया, जो मैंने एक्चुअली लोन फाइनेंस किया था उसमें उन्होंने इंश्योरेंस का भी अमाउंट डाल दिया, और उस 2.5-3 लाख रुपए उन्होंने बीच में ऐड कर दिया, 20 साल की एक इंश्योरेंस कर दी, और ये बता के कि ये आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट है। तो वो भी चीज़ कंप्लीट हो गई। देखिए अब धोखाधड़ी चलती रही। अब बैंक ने बोला कि ठीक है सर, आपने तो बोला कि रजिस्ट्री करवानी है, तो ठीक है आप करवाओ रजिस्ट्री, हमने तो आपका लोन तैयार कर दिया। अब मैंने जब बिल्डर को ये दिखाया कि देख भाई लोन तैयार हो गया, अब तू अपनी प्रॉपर्टी रेडी कर, तो वो फटाफट उस प्रॉपर्टी को रेडी करने लगा। मैं रोज आता था, मैं बहुत खुश होता था कि यार देखो पहले 15 दिन गया तो इसने तो प्रॉपर्टी रेडी नहीं की, बट जब बिल्डर ने मेरे को बोला कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले लो, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने वो फॉर्मेलिटी कर दी और अब ये प्रॉपर्टी रेडी है। मैं खुश, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा कि यार ठीक है, कर रहे हैं काम, कभी ना कभी तो हो ही जानी है रजिस्ट्री इसकी, अब तो कुछ टाइम नहीं लगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आगे आगे अगली इनकी क्या प्लान थी। बैंक बिल्डर कंफर्म हो गया कि लोन बन चुका है, ये बंदा पेमेंट देगा, वो करता रहा। बट थैंक गॉड कि मैं अब इस चीज़ में नहीं फंसा। जब मैं उस प्रॉपर्टी पे रीविजिट किया, मैं काफ़ी बार जाता था, बट जब रीविजिट किया एक दिन मैं अचानक चला गया उसके साथ प्रॉपर्टी पर, और मैं ऐसे सीढ़ियाँ और एक पार्क को देखा, तो जब मैंने वहाँ पे पीछे देखा तो वहाँ पे क्रिमिनेशन ग्राउंड। देखिए मेरे दोस्तों, होश फाख्ता हो गए उस चीज़ को देखते कि देखिए मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करी, अब यहाँ पे तो पीछे क्रिमिनेशन ग्राउंड निकला। अब क्रिमिनेशन ग्राउंड लिए, यहाँ पे कौन क्रिमिनेशन ग्राउंड पे रहेगा। तो दोस्तों मैं बिल्कुल हैरान हो गया, मेरे को एक मतलब 15-20 मिनट के लिए मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैंने यहाँ पे टारगेट बनाया, नहीं अब ये हो चुका है, अब मैं इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा। मैंने बैंक को फटाफट मैसेज किया कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा। बैंक मेरे को बोलता कि नहीं सर, आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, हमने तो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आगे फॉर्म भेज दिया, ठीक है। और बिल्डर का तो चलो कोई मतलब, बिल्डर को तो मैंने मना कर दिया कि मैंने तेरा फ्लैट नहीं लेना, बट मैं यहाँ डर गया कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट पे ऐसे साइन ना कर दी हूँ कि जिससे मेरे को फोर्सफुली इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी। बट दोस्तों फिर मैं एक वकील के पास गया, उसने बोला कि देखिए सर, जब तक आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते नहीं हैं, रजिस्ट्री नहीं होती है, तो वो चीज़ वैलिड नहीं होती है। तो मेरे को लगा ठीक है, बट मेरे को सबसे बड़ा दुख ये था कि मैंने 3 लाख रुपए भी बैंकर की झूठी वायदों से मैंने वहाँ पे फंसा रखे। पर दोस्तों जो आदमी सच्चा होता है उसका भगवान भी कभी कुछ बुरा नहीं करता। बैंक ने जल्दबाजी के केस में अंडर जो की प्रॉपर्टी मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई थी उसकी इंश्योरेंस इन्होंने कर दी, ठीक है। जब और मैं हैरान हो गया कि जो मेरे पास प्रॉपर इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स आ गए उसमें कि जी आपकी होम इंश्योरेंस हो गए। तो देखिए वकील ने मेरे ने वही पॉइंट पकड़ा कि, और वहाँ पे उसने बैंक्स को नोटिस भेजा कि देखिए आपने इस बंदे की वो प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दी है कि जो कि अंडर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। बैंक भी थोड़ी देर के लिए डरे कि नहीं हमने गलत कर दिया अपनी सेल के चक्कर में और बिल्डर के चक्कर में। बिल्डर का तो कोई मतलब नहीं है, बिल्डर को लग गया पता कि ये फ्लैट लेगा, मेरे तो 3 लाख गए। पर बैंकर दोनों आपस में मिले थे, तो यहाँ पे वो फंस गए कि हम इस प्रॉपर्टी को अब क्या करें। मैंने उनको नोटिस भिजवाया। सबसे पहले उन्होंने क्या, जब मेरा लोन तैयार कर दिया तो देखिए दोस्तों वो मेरे से 1 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे थे। तो मैंने उनसे इंटरेस्ट का चेक भी लिया अपना, जो उन्होंने मेरे जो कहते हैं ना कि
आपके पास कि सर हम आपका प्रोजेक्ट सर आपका लोन एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो हमारी एक प्रोसेसिंग फीस होती है। दोस्तों प्रोसेसिंग फीस तो कोई बैंक लेता ही नहीं है। पहली बात एक चीज़ बता दूं, जब आपकी लोन एलिजिबिलिटी ओके हो जाती है तो आपकी प्रोसेस फीस आपसे चार्ज कर दी जाती है। और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ही बहुत सारे लीडिंग बैंक्स जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं कि सर देखिए आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए और वो हम आपका लोन के लिए आपसे 5,000 7,000 10,000 जो भी आपके पास आप देते हैं वो बैंक्स आपसे कलेक्ट कर लेता है। देखिए अगर आप ऐसे ऐसे आपके पास जो सेल्स एजेंट्स वो फील्ड में घूमे होते हैं उनका काम ही ये होता है, ठीक है। और एक प्राइवेट बैंक में आपको चीज़ बता दूं, इंडिया का जो भी प्राइवेट बैंक होता है उसमें एक मैनेजर के पास एक ऐसा अप्रूवल नहीं होता कि आपके पास एक लोन भी अप्रूवल करे, चाहे वो ऑटो लोन है चाहे वो आपके पास होम लोन है, उनको ये अप्रूवल मुंबई से ही लेना पड़ता है। बट एक पीएसयू ब्रांच का एक मैनेजर होता है, उसके पास सब पावर्स होती हैं, वो सब कुछ चीज़ कर सकता है। तो ठीक है, सरकारी चीज़ें अवेल करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है बट उसके बेनिफिट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर बैंक को नोटिस भेजा गया, हर एक चीज़ दोबारा से हुई, बैंक को मैंने नोटिस भेजा, उनकी मेरे को कॉल आई बैंकर्स की, उन्होंने मेरा तो पैसा रिकवरी हो गया। बट आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करने जाए, आप जरूर उस प्रॉपर्टी के टॉप पे जाइए और सराउंडिंग इन्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले भी आप उस एरिया का चक्कर लगाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पीछे ग्रेव यार्ड है, क्रिमिनेशन ग्राउंड है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर टू चेक द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी और मेरे को इस चीज़ का सबसे बड़ा दुख लगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया और इतने में बैंक्स और बिल्डर्स ने दोनों फ्रॉड किए। और फिर मेरे को वो चेक रिकवरी करना था तो मेरे को 6 महीने लग गए उस बैंक के हाथ जोड़ के भाई मेरा चेक दे दे। लास्ट में दोस्तों उसने बिल्डर ने मेरा 50,000 रुपये काट लिया। अब मैं किसके साथ जाता लड़ाई करने, बिल्डर के साथ जाता या किसके साथ? तो ये धोखाधड़ी जो है वो बिल्डर्स और बैंकर्स भी कभी कभी आपके साथ। मैंने आप बोला कि अगर आप सच्चे हैं तो उसके बाद मैंने खुद एक अच्छा फ्लैट लिया जो, और किसी का साथ ऐसा मिला किसी बैंक्स का कि वो जो मैनेजर था वो एक बहुत ही अच्छा एक था जिसने मेरी समस्या को सुना और बोला कि सर आप घबराइए मत, आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो बहुत अच्छी है। तो मेरे को ये लगा, तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा देखिए कि पीएसयू बैंक्स में एक मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं और प्राइवेट बैंक्स में आपके पास सर्कल हेड हो गया या आपके पास प्राइवेट बैंक का एक मैनेजर हो गया, उसके पास भी ये पावर नहीं होती है। हर एक चीज़ का अप्रूवल आपको मुंबई ब्रांच से लेना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। और प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम से लोगों को बहुत ठगा जाता है। प्रोसेसिंग फ़ीस तब वैलिड होती है जब आप प्रॉपर्टी सर्च कर लेते हैं, प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेते हैं, तब बैंक्स आपसे उस चीज़ की प्रोसेसिंग फ़ीस काट देता है। और मान लीजिए कि आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले ली, कल को आप बैंक बोलेगा कि जी लोन आपका तो लोन एलिजिबिलिटी नहीं है, और उसके लिए ना आप ये चीज़ छोड़ दीजिए कि जो बैंक मैनेजर होते हैं, जो प्राइवेट बैंक्स में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं यार, वो उनसे आप कंपेयर नहीं करते। तो इनकी एक छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको चीज़ बताई, आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए। थैंक यू।